Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do a subsection of Unit 2. Unit 2 is from Block 3 MPCE 022, that is MAPC second year counseling psychology students. This video is for you guys. ऑलरेडी मैं इस यूनिट से 2 वीडियोस डाल चुकी हूँ, जिसमें पहले हमने थ्योरेटिकल अप्रोचेस ऑफ काउंसलिंग किया था, सेकंड में हमने कॉग्निटिव काउंसलिंग किया था। आज हम इंडिविजुअल काउंसलिंग प्रोसेस एंड ग्रुप काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में समझेंगे। इन दोनों को साथ में कराने का रीज़न यही है कि छोटे टॉपिक हैं, इजी टॉपिक है, ऐसी कोई बात नहीं है जो बहुत सीखने की बात होगी। सो इस चीज़ को लेकर मैंने सोचा कि ज़रूरी ये है कि हम जल्दी से जल्दी सिलेबस पूरा करें सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। सो आज जो थर्ड वीडियो है हमारा, उसमें हम इंडिविजुअल काउंसलिंग एंड ग्रुप काउंसलिंग के बारे में बात करने वाले हैं। सो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं और लाइक करें और कमेंट्स भी करें। अगेन, जहाँ पे भी आपको पिंक हाईलाइट दिख रहा है वो सेक्शंस है जो एग्ज़ाम में आए हैं पहले भी और आगे भी आएंगे, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से तैयार करना। लेट अस स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, इंडिविजुअल काउंसलिंग प्रोसेस। इंडिविजुअल काउंसलिंग प्रोसेस अगर वर्ड आता है, इसका मतलब होता है इंडिविजुअल मतलब सिंगल पर्सन जो हम काउंसलिंग करते हैं फेस टू फेस, एक क्लाइंट होता है हमारे सामने, तो उसको इंडिविजुअल काउंसलिंग कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही इंसान रहेगा। सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है कि काउंसलर और क्लाइंट के बीच में एक रेपो होना बहुत ज़रूरी है, और इसमें इन्होंने फर्स्ट पॉइंट दिया है इसीलिए कि एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप विद द क्लाइंट। एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप विद द क्लाइंट को आप ऐसा भी लिख सकते हो, अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लगता है तो आप कुछ और नया टॉपिक भी डाल सकते हैं। इसमें हम सिर्फ रेपो की बात कर रहे हैं, हम कैसे अपने क्लाइंट के साथ रेपो क्रिएट करते हैं। सो जो काउंसलर है उसी को ही इनिशिएट करना होता है, वही बताता है सारी चीज़ें कि काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस चलता कैसे है। इसमें हम क्लाइंट को बहुत रेस्पेक्ट देते हैं, उसको ट्रस्ट क्रिएट करते हैं उसके साथ, उसको फ्री और ओपन कम्युनिकेशन के लिए उसको मोटिवेट करते हैं कि वो खुल के बात करे हमसे, कुछ भी जो उसके मन में है वो सब कुछ बोल डाले इस तरह से। और हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहना चाहता है, और नॉन जजमेंटल वे में हम समझने की कोशिश करते हैं। ये जो रिलेशनशिप क्लाइंट और काउंसलर के बीच में होगी, ये पूरी हम ये मान के चलेंगे कि यही एक बेस होगा जिसकी वजह से हम क्लाइंट की प्रॉब्लम को समझ पाएंगे और उसके सॉल्यूशंस को निकाल पाएंगे। तो जो काउंसलर की कम्युनिकेशन स्किल होती है वो बहुत मैटर करती है जब हम क्लाइंट के साथ डील करते हैं। उसकी जो क्लाइंट की एबिलिटी होगी कि वो क्लाइंट के बारे में समझ सके, उसकी प्रॉब्लम्स को, उसकी फीलिंग्स को समझ सके और उसको रिफ्लेक्ट भी कर सके। रिफ्लेक्ट मतलब जो आप समझे हैं वो क्लाइंट को बताना है, रीफ्रेम करके बताना है कि आप क्या समझे हैं उसकी प्रॉब्लम से, ऐसे करके उसको आपको ये सब कुछ बताना होगा जो भी वो क्लाइंट बोलेगा। उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि हमें ये क्रॉस चेक हो जाएगा कि क्या जो क्लाइंट बोल रहा है वही हम भी समझे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ और हवा में समझ रहे हैं और वो बोल कुछ और रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको आइडेंटिफाई करना है, उस क्लाइंट के अंदर के बारे में जानना है, उसके मन की बात जानना है, उसके कंसर्न जानना है, उसके नीड को जानना है। ये सबसे पहला स्टेप होता है जहाँ पे हम जो किसके अंदर आ रहा है, एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप विद द क्लाइंट। नेक्स्ट है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सप्लोरेशन। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सप्लोरेशन का मतलब है कि काउंसलर जो है क्लाइंट के साथ मिलके जितनी भी क्लाइंट की प्रॉब्लम्स हैं उनको स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करेगा, सारी चीज़ें एक लिस्ट डाउन करेगा और जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है, और ये भी देखेगा कि क्या ऐसी चीज़ें की जा सकती हैं, क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एंड दूसरा उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ऑब्स्टैकल्स क्या क्या हैं। तो पहला क्या क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं, दूसरा क्या ऑब्स्टैकल्स हैं, ये हमें लिस्ट डाउन करना होगा। नेक्स्ट स्टेप आता है जो थर्ड है, प्लानिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब जब हमें ये पता चल गया, इन्फॉर्मेशन पूरी मिल गई क्लाइंट के बारे में और हम उसकी प्रॉब्लम को भी अच्छे से समझ गए हैं, हमें समझ में आ गया और क्लाइंट को भी ये चीज़ समझ आ गई है कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, उसको अपने अंदर का भी प्रॉब्लम्स को क्लियर कर आइडिया हो गया है कि क्या क्या है। तो अब हमें उसकी जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है उसमें कैसे सॉल्व करना है, क्या हमें करना होगा, उसके बारे में हमें बात करनी होगी। जो काउंसलर है वो एक प्लान बनाएगा, किसके साथ? क्लाइंट के साथ, ऑब्वियसली, क्योंकि क्लाइंट की प्रॉब्लम है। क्लाइंट के साथ एक प्लान सेट करेगा
और वो प्लान क्या होगा, प्लान होगा उसकी प्रॉब्लम के सोल्यूशन का प्लान होगा कि बैठ के हम क्लाइंट के साथ काउंसलर प्लानिंग कर लेगा कि ये सोल्यूशन हम सोच रहे हैं। नाउ लास्ट फोर्थ स्टेप जो इंडिविजुअल काउंसलिंग में है वो है सोल्यूशन एप्लीकेशन एंड टर्मिनेशन। इसमें ये फाइनल स्टेज होती है जहाँ पे जो काउंसलर ने क्लाइंट को एनकरेज किया था करने के लिए, चाहे उसमें चेंज लाने की बात हो, चाहे उसके ऑब्स्टेकल्स को ख़त्म करने की बात हो, या फिर वो सोल्यूशन तक पहुंचने की बात हो प्रॉब्लम के, वो सारी चीज़ें इस स्टेज पे होंगी जहाँ पे क्लाइंट जो है वो अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करेगा। इम्प्लीमेंट मतलब अप्लाई करेगा उसको। मान लो हम डिस्कस किया, हमने क्लाइंट एंड काउंसलर ने दोनों ने मिलकर किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन डिस्कस किया, बहुत सारे सोल्यूशंस में से कोई एक सोल्यूशन चूज़ कर लिया। अब उस सोल्यूशन को अप्लाई करने का टाइम आता है, और वो भी रियल लाइफ में। तो जो काउंसलर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि काउंसलर ने आंसर बताया और डिसअपियर हो गया। काउंसलर कांटेक्ट में रहेगा, फॉलो अप लेता रहेगा, उसको पुश करता रहेगा, सपोर्ट करता रहेगा, क्लाइंट को एनकरेज करता रहेगा और उसको असिस्ट करेगा। अगर बीच बीच में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको उस चीज़ में भी असिस्ट करता रहेगा काउंसलर, सो दैट प्लान वैसा ही हो जैसा कि सोचा था करने के लिए। जब हम ये देखेंगे कि क्लाइंट अब अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट तक कर पा रहा है, सब अच्छे तरीके से कर पा रहा है, तब काउंसलिंग का प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेट मतलब दी एंड, ख़त्म हो जाता है। नाउ सेकंड जो टॉपिक आज हम करेंगे वो है ग्रुप काउंसलिंग प्रोसेस। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है बट बहुत इजी है, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। अगेन इसमें पिंक हाईलाइट है, यानी कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नाउ पहली चीज़, जो ग्रुप है वो क्या ग्रुप है, जैसे कि हम स्कूल में भी देखते हैं, स्कूल में भी ग्रुप ही होता है एक तरह का, है ना। हम अगर ट्यूशन्स जाते हैं तो वहाँ पे भी ग्रुप होता है, तो ये उसी तरह का ग्रुप होता है। लेकिन यहाँ पे हम चेंज क्या होता है, यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट जो क्लाइंट्स में कॉमन है उसको लेकर हम बात करते हैं। तो वो जो ग्रुप है वो एक रियलिस्टिक सोशल सेटिंग होती है। रियलिस्टिक क्यों, असल में होती है, कोई इमेजिनरी नहीं होती। इसमें वाकई मेंबर्स जो होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, उनको साथ में एक ग्रुप में रखा जाता है और इसमें क्लाइंट अपने पीयर ग्रुप के साथ इंटरेक्ट भी करता है, मतलब अपने साथ के लोगों से बात भी करता है, अपनी शेयर भी करता है अपनी खुद की आप बीती, दूसरों की सुनता भी है। तो इसमें एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि इन सबकी प्रॉब्लम एक जैसी होती है। जो काउंसलिंग ग्रुप है उसमें जो मेंबर्स हैं वो कोशिश ये होती है कि मेंबर्स जो हैं वो झूठ ना बोलें, ऑनेस्ट रहें, फ्रैंकली बात करें और ओपनली बात करें अपने प्रॉब्लम के बारे में, सो दैट उनकी सिचुएशन को सब समझें और हो सकता है उनको कुछ और सॉल्यूशंस उसके मिल सके, दूसरों की प्रॉब्लम से सीख सकें, वो दूसरों के आइडियाज़ से सीख सकें अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। तो इसीलिए ओपन होना बहुत ज़रूरी है, ऑनेस्ट होना ज़रूरी है। जो इस ग्रुप प्रोसेस के थ्रू इसमें इंटरेक्शन होता है, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बात होती है, शेयर करते हैं, और जो क्लाइंट्स होते हैं ये नए बिहेवियर्स भी लर्न करते हैं दूसरों से, नए तरीके सीखते हैं कि कैसे इसको हैंडल करना है, इंटरपर्सनल स्किल्स को डेवलप करना शुरू कर देते हैं। जो इंटरपर्सनल स्किल्स चाहिए एक पर्टिकुलर अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए, वो ये लोग एक दूसरे से सीखना शुरू हो जाते हैं। ये तो था ओवरव्यू कि ग्रुप काउंसलिंग प्रोसेस में क्यों, वाई, हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट और हाउ इट इज़ गुड, ये इन्होंने एक्सप्लेन किया है। नाउ अब हम इसमें कैसे कैसे चलता है और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं आपको पता हो ना, वो उसके बारे में हम बात करेंगे। पहला है ग्रुप साइज़। ग्रुप साइज़ कितनी अच्छी है और कितनी बुरी है। जो आइडियल ग्रुप साइज़ होती है वो आप समझ लो 5 से लेकर 10 मेंबर्स के बीच में होनी चाहिए। 7-8 मेंबर्स भी एक्सेप्टेबल माने गए हैं, लेकिन 5 से लेकर 10 के बीच में होना चाहिए। इससे कम, 5 से कम नहीं होना चाहिए, 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 3-4 लोग अगर आपने रखे सिर्फ, यानी 5 से कम रख लिए, तो ये जो मेंबर्स हैं ये इनमें इंटरेक्शन खत्म जैसा हो जाएगा और ये इंडिविजुअल काउंसलिंग वाले लेवल पे पहुंच जाएगा। सब अपनी अपनी प्रॉब्लम काउंसलर से बात करेंगे, आपस में कोई बात नहीं करेगा। इसीलिए 3-4 मेंबर्स नहीं रखने चाहिए ग्रुप में। और अगर बड़ा ग्रुप है यानी 10 से ज़्यादा मेंबर्स हो गए तो इसमें इंटीमेसी नहीं रहती, कंफर्ट नहीं रहता। लोगों को ये लगता है कि हम ना एक्सपोज हो जाएंगे, उनको इस तरह का डर लगने लगता है। वो बहुत कम, लेस पर्सनल हो जाता है और इसीलिए लार्जर ग्रुप जो होते हैं ये इस बात की रिस्क भी बढ़ा देते हैं कि कुछ मेंबर्स जो होंगे वो बिल्कुल अवॉइड जैसे ही हो जाएंगे, ओवरलुक्ड हो जाएंगे, उनके ऊपर शायद किसी का ध्यान भी ना जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए 5 से 10 वाला ग्रुप इज़ बेस्ट। नाउ ग्रुप प्रोसेस। ग्रुप प्रोसेस क्या होता है? ग्रुप प्रोसेस में यानी इसमें जो एलिमेंट्स है ग्रुप के उसके बारे में बात की जाती है कि ग्रुप में क्या क्या चीज़ें होंगी, ग्रुप में क्या क्या चीज़ें की जाएंगी, जैसे इंडिविजुअल काउंसलिंग में होता है वैसे ही ग्रुप में क्या क्या होगा, वो चीज़ उसको लॉजिकली सीक्वेंस में किस तरह से चीज़ें चलेंगी वो हम बताते हैं ग्रुप प्रोसेस में।
थर्ड जो स्टेप है वो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रुप। ग्रुप को जब आप एस्टेब्लिश करते हैं तो आपको क्या चीज़, यानी ग्रुप जब हम बनाते हैं तब हमें क्या ध्यान रखना होता है। जो इनिशियल ग्रुप टाइम होता है एक्चुअली इसमें क्या होता है, ग्रुप मेंबर्स एक दूसरे से बातचीत करते हैं, पूरे ग्रुप का फॉर्मेट समझने की कोशिश करते हैं, ग्रुप में पूरा प्रोसेस कैसे चलेगा उसको समझते हैं, एंड देन क्या क्या जो भी ग्रुप में मीटिंग्स होंगी वो कितने कितने दिनों में होगी, कितनी लंबी मीटिंग चलेगी, और जो ग्रुप मीटिंग का टाइम होगा वो कितना होगा, ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं जब ग्रुप बन रहा होता है। और शुरू के सेशंस जो होते हैं वो बेसिकली रिलेशनशिप स्टार्ट होने का टाइम होता है। जैसे कि आप स्कूल में पहले दिन गए हैं, सारा स्कूल पहले दिन लगा है, इतने दिनों बाद, मान लो ये कोविड में भी बंद था, मान लो अब आप कॉलेज जाओगे, स्कूल जाओगे, तो आप देखोगे कि पहले इतने दिनों बाद नए तरीके से बना है। बहुत हो सकता है कुछ नए लोग ऐड होंगे वहाँ पे और कुछ लोग, तो आप कैसा फील करेंगे? आप ऑब्वियसली आप इनिशिएट करेंगे रिलेशनशिप्स को, आप लोगों से बातचीत करना शुरू करेंगे, है ना, ये चीज़ें होंगी। वैसे ही इस ग्रुप में भी होता है कि पार्टिसिपेंट आपस में बात करना शुरू करेंगे। जो काउंसलर है कोई भी जो भी क्वेश्चंस लोग उनके होंगे क्लाइंट्स के, उनके आंसर्स देगा, पर्पस बताएगा ग्रुप का, क्यों बनाया गया है, उसमें कैसे कैसे चीज़ें चलेंगी वो बताया जाएगा। जो ग्रुप है जब बनता है तब ये ध्यान रखना है कि जो मेंबर्स हैं वो मीनिंगफुल ग्रुप पार्टिसिपेशन करें, सो दैट जो ग्रुप का क्लाइमेट हो वो पॉजिटिव रहे और प्रॉमिसिंग रहे, यानी कुछ आउटपुट निकले। ये नहीं कि ग्रुप में मस्ती मजाक के लिए कर लिया और कुछ निकल नहीं रहा आउटपुट। ये मेन आइडिया ग्रुप का यही है कि ग्रुप में एक पर्पस होना बहुत ज़रूरी है, वाई वी आर मेकिंग दिस ग्रुप एंड हाउ दिस ग्रुप इज़ गोइंग टू हेल्प अस। तो उस ग्रुप का एक मकसद होना ज़रूरी है। जो शुरू के ग्रुप सेशंस होंगे, हो सकता है इतना कुछ करने के बाद भी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अनसर्टेनिटी दिखाई देगी आपको, एंजाइटी दिखाई देगी, ऑकवर्डनेस भी दिखाई देगी क्लाइंट्स के बीच में। सो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन ये काउंसलर का काम है कि वो ये इंश्योर करे कि जितने भी ग्रुप के मेंबर्स हैं वो अपने क्वेश्चंस को आसानी से पूछ सकें, अपनी प्रॉब्लम्स और कंसर्न्स को एड्रेस कर सके, बता सके, और ये पूरा प्रोसेस जो भी है उसको समझें अच्छे से और कंफर्टेबल फील भी करें। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगेन ग्रुप काउंसलर जो है ऐसा इंप्रेशन नहीं पड़ना चाहिए कि ग्रुप काउंसलर को कुछ नहीं आता, या फिर लोग ये सोचे कि ग्रुप काउंसलर ऐसा ही है, मतलब कुछ नहीं वो समझता, या वो स्मूथली नहीं रन कर पा रहा है, सक्सेसफुली ग्रुप नहीं चला पाएगा। ऐसी चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए फ्रॉम द काउंसलर साइड। नेक्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन, ग्रुप रोल एंड गोल। अब ये सेकंड स्टेज है, इसमें हम हर एक ग्रुप की आइडेंटिटी को अनफोल्ड करते हैं। क्या हर एक इंडिविजुअल का रोल क्या होगा इस ग्रुप में, क्योंकि सबकी अपने, कुछ लोग शाई होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ किसी और तरीके के होते हैं। तो सबके अपने अपने जो बेसिक पर्सनैलिटी है उसके बेसिस पे उनको रोल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और जो इंडिविजुअल्स हैं उनके जब उनके गोल हो जाएंगे, कुछ को जॉइंट करके करवाएंगे, क्योंकि कुछ लोग शाई होते हैं तो वो अकेले नहीं परफॉर्म कर सकते, सोलो कुछ नहीं कर सकते, उनको कोई चाहिए एक जना साथ में। तो ऐसे हम जॉइंटली भी उन्हें कुछ टास्क दे देंगे करने के लिए। सो काउंसलर और जो ग्रुप मेंबर्स हैं ये सारा आराम से मिलके सब कुछ स्टेब्लिश कर लेंगे कि क्या हर एक का गोल क्या होगा, हर एक इंडिविजुअल का, जो भी क्लाइंट्स हैं हर एक इंडिविजुअल क्लाइंट का क्या गोल होगा, और एज अ ग्रुप पूरा का गोल क्या होगा। ये चीज़ हमें डिसाइड करनी होगी, और इस ग्रुप को फिर हम ऑपरेशनल बनाने की कोशिश करेंगे। शुरू में ऐसा भी देखा गया है, जब ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन की बात आती है ग्रुप काउंसलिंग में, तो जो ग्रुप का मूवमेंट है वो मीनिंगफुल प्रोसेस होता है एक, और इसमें हम मीनिंगफुल आउटकम भी चाहते हैं। तो जो गोल्स होते हैं वो इस तरह से स्टेट करना है जो जिसमें छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव हो, मतलब स्टेप वाइज हमें अपने गोल तक बढ़ना है। ऐसा नहीं कि एकदम से हमने एक गोल बता दिया कि हमें यहाँ पहुँचना है, और हम सपोज एडिक्शन का ग्रुप है जिसमें सारे एडिक्ट्स हैं। अब हमने गोल, हमारा मेजर गोल तो ये है कि ग्रुप के टर्मिनेट होते होते, ग्रुप काउंसलिंग के टर्मिनेट होते होते सबका एडिक्शन ख़त्म हो जाएगा। नाउ अगेन इस पे डिपेंड करता है कि हर एक इंडिविजुअल का एडिक्शन किस किस लेवल का है, कुछ कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा, कैसे होगा। तो जिसका कम होगा वो पहले अचीव कर लेगा, है ना, और जिसका ज़्यादा होगा उसको थोड़ा डिले हो सकता है।
ये भी हो सकता है कि जिसका ज़्यादा है उसने भी टाइम पे कंट्रोल कर लिया उस चीज़ को। तो हमें ऑब्जेक्टिव रखना पड़ेगा, स्टेप वाइज हम मूव करेंगे धीरे धीरे। छोटा एक स्टेप अचीव कर लिया, देन सेकंड स्टेप अचीव कर लिया, इस तरह से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे हर एक स्टेप में उनको हम मेजर कर पाएंगे, वो अटेनेबल होंगे। ऐसा नहीं होगा कि मनगढ़ंत बना लिया और उसके बाद वो अटेन नहीं हो रहा है, डिफ़िकल्ट हम ऑब्जेक्टिव नहीं बनाएंगे। ऐसे ऑब्जेक्टिव होंगे जिन्हें हम देख पाएंगे कि हाँ ये दिख रहा है कि ये चीज़ चेंज आ गई है इस इंसान में, ये चीज़ें हमें दिख रही हैं कि ये हो रही हैं। तो इस तरह के हम ऑब्जेक्टिव्स बना के आगे बढ़ेंगे। ग्रुप की स्ट्रेटजीज़ को हमें सेट करना होगा। अगेन ग्रुप के अंदर हम सब गोल्स भी बना सकते हैं हर एक इंडिविजुअल ग्रुप मेंबर के लिए अलग अलग, सो दैट इंडिविजुअली भी इंसान अचीव करे और ओवरऑल ग्रुप भी अचीव करे। और हम हर एक मेंबर का जो गोल होगा, सब गोल होगा, उसको हम पता लगाएंगे और उसके इंटर्न उसको रिस्पॉन्ड भी करेंगे। जो काउंसलर्स होते हैं वो जनरली अवेयर होते हैं इस बात के लिए कि कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे ही होंगे। जब ग्रुप होता है तो जैसे कि जब 3-4 मेंबर होते हैं घर में तो बर्तन तो खनकते ही हैं, तो उसी तरह से जब ग्रुप होता है तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, कन्फ्रंट्रेशंस होंगी, लड़ाई झगड़े होंगे ग्रुप मेंबर्स के बीच में। ये एक दूसरे की बात को नहीं समझेंगे। कोई डोमिनेटिंग नेचर का होगा तो वो ज़्यादा अपना दिखाएगा, जो सबमिसिव नेचर का होगा वो हर बार दबता रहेगा। तो ये चीज़ें होंगी ग्रुप मेंबर्स के बीच में। तो इसको लेकर, कॉन्फ्लिक्ट की को लेकर हमें अपसेट नहीं होना, ना ही ग्रुप को ख़त्म करना है। हमें हर एक मेंबर्स को के बारे में पता लगाना है, कौन कितना अपनी पावर को स्टेब्लिश कर पा रहा है, किस तरह से इनिशिएट कर पा रहा है। इसमें हायरार्की बन जाएगी, एक लीडर हो जाएगा जो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा या सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होगा, एंड उसको फॉलो करने के लिए भी सारे मेंबर्स तैयार होंगे। तो ऐसी चीज़ें भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। जैसे जैसे मेंबर्स को न्यू पैटर्न को पता चलने लगेगा मेंबर्स के बिहेवियर का कि किस तरह से वो पूरे अपने बिहेवियर शो कर रहे हैं, तो हमारे ग्रुप के गोल भी हम न्यू तरीके से अप्रोच करना शुरू कर देंगे कि किस किस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं अपने गोल को। सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव हम देखेंगे, सब अपने अपने तरीके से सॉल्यूशंस बताएंगे किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए। एंड बहुत सारे जब सॉल्यूशंस आ जाएंगे तो सब बैठ के डिस्कस करेंगे एंड देन एक कॉमन सॉल्यूशन निकालेंगे कि हाँ दिस इज़ द बेस्ट वन। और जो काउंसलर है उसको इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते जाना है, बिना कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाए कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना है एंड ग्रुप मेंबर्स को अपने साथ मिलजुल के आगे लेके जाना है, उसकी वैल्यूज़ को कंटिन्यू करते हुए और इंटीग्रिटी को मेनटेन करते हुए। नाउ काउंसलर जो है हमेशा अलर्ट रहेगा इस फेज़ में कि कुछ साइलेंट ग्रुप मेंबर्स भी होते हैं जो आपकी बात से सहमत नहीं होंगे, वो कुछ बोलेंगे नहीं लेकिन वो आपके साथ भी नहीं होंगे। ऐसे मेंबर्स भी होंगे, उनके बारे में भी आपको नज़र रखनी होगी कि ऐसे कुछ लोग हैं क्या। अगेन इस स्टेज में जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो हो सकता है अपना डिससेटिस्फैक्शन भी शो करें ग्रुप प्रोसेस में कि नहीं ये हमें ठीक नहीं लग रहा। कंट्रोवर्सीज भी आ सकती है किसी इशू को लेकर, डिस्कशंस भी हो सकता है ग्रुप मेंबर्स जो है किसी एक पर्टिकुलर के क्लाइंट के साथ, एक पर्टिकुलर ग्रुप मेंबर के साथ थोड़ा स्टीरियोटिपिकल वे में बिहेव करें। और ये चीज़ हमें जो मेंबर्स इसमें इस तरह का इम्प्रेशन नहीं जाना चाहिए कि वो ग्रुप को ख़राब कर दे। तो ये बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है जब स्टीरियोटिपिकल एक्शंस होते हैं सारे मेंबर्स का किसी पर्टिकुलर एक मेंबर के तरफ, तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स भी क्रिएट करता है। लेकिन एक और इसमें पॉजिटिव चीज़ क्या होती है जब कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्फ्रंट्रेशंस होते हैं, यानी कि लड़ाई झगड़े होने लगते हैं ग्रुप में, उसमें एक चीज़ ये भी होती है कि हमें एक ऐसा ग्रुप भी मिल जाता है जो आपस में कोहेसिव होता है, यानी एक दूसरे से अटैच्ड होता है और ये कम्युनिकेशन बढ़ा देता है आपस में और ये एक दूसरे को समझने लगते हैं, कोऑपरेट करने लगते हैं और एक दूसरे को म्यूचुअल सपोर्ट भी देने लगते हैं ये मेंबर्स। नेक्स्ट स्टेज है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी वो स्टेज है जहाँ पे ग्रुप जो है वो कुछ स्टेबिलिटी अचीव कर चुका होगा, यानी अब हमें दिखाई देने लगेगा कि कुछ स्टेबल होने लगा है ग्रुप, अब लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे हैं, अब ये लोग ठीक से बिहेव करने लगे हैं और ये अब कमिटेड हैं ग्रुप की तरफ और ये कुछ करना चाहते हैं, प्रोडक्टिविटी शो करना चाहते हैं और पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ना चाहते हैं। इस स्टेज में हम प्रॉब्लम को क्लैरिफाई करेंगे, ठीक से एक्सप्लोर करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है और उसको कैसे कैसे क्या क्या महसूस होता है, सब कुछ डिटेल में इसमें प्रॉब्लम के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद पॉसिबल सॉल्यूशंस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जो ग्रुप काउंसलर होता है उसकी ड्यूटी है ये कि वो हर एक इंडिविजुअल और ग्रुप
दोनों ही लोगों को क्लियर करें हर एक चीज़ को। और इसमें क्या क्लियर करना है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम का नेचर कैसा है, प्रॉब्लम के कॉजेज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें क्लैरिफिकेशन में आएंगी। इसके अलावा जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो भी काउंसलर ये भी आइडेंटिफाई करेगा क्या ग्रुप का डिज़ायर है, क्या ग्रुप अचीव करना चाहता है और क्या ग्रुप ने अकम्प्लिश कर लिया है। और जितने भी पॉसिबल सोल्यूशन है जब हमने देख लिया तो हर एक पॉसिबल सोल्यूशंस के कंसिक्वेंसेस भी हम डिस्कस करेंगे मेंबर्स के साथ। या है तो वैसे ही जैसे हम इंडिविजुअल के साथ करते हैं, ज़्यादा चेंज नहीं है, लेकिन जब ज़्यादा लोग होते हैं तो वो चीज़ लंबा खिंच जाती है क्योंकि सब इंडिविजुअली भी हमें देखना पड़ता है। हम फिर ऐसे सॉल्यूशन को ज़्यादा जोर देंगे जो अचीवेबल है, जिसे हम आसानी से रियलाइज कर सकते हैं, मतलब कि अटेन कर सकते हैं, ऐसे सॉल्यूशन पे काम करेंगे। जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो एक बढ़िया सा सॉल्यूशन चूज़ करेंगे एंड देन आउटकम अचीव करने की कोशिश करेंगे जो चाहिए है हमें वो वाला। इससे एक और चीज़ ये होगी कि ग्रुप मेंबर्स को ये पता चलेगा कि वो अपने डिसीजंस खुद ले पा रहे हैं और अपने सॉल्यूशंस भी खुद ढूंढ पा रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस क्रिएट करेगा। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा रियलाइजेशन। इसमें ग्रुप मेंबर्स जो हैं जब ये देखेंगे कि इनके कौन से पास्ट ऐसे इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर्स थे जिनकी वजह से इनको प्रॉब्लम आई थी, तो वो अपना सोल्यूशन भी ढूंढना शुरू कर देंगे क्योंकि उन्हें मालूम है कि क्या अब नहीं करना है। ये प्रोग्रेस करेगा पूरे इंडिविजुअल गोल को अचीव करने के लिए। हर इंडिविजुअली भी हर एक ग्रुप मेंबर अचीव करेगा अपने गोल को और उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे अपने डिसीजन की कि हाँ ये हमारा डिसीजन है कि हम अब ऐसा करना चाहते हैं। इस टाइम पे जो काउंसलर है वो हमेशा एनकरेज करता है हर एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस को। उनको बोलता है कि अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करो, अपने गोल्स के बारे में बताओ कि तुमने कितना गोल अचीव कर लिया और कितना बाकी है, और इस ग्रुप में कितना कर लिया और ग्रुप के बाहर कितना कर लिया। सारी चीज़ें हर एक इंडिविजुअल क्लाइंट से पूछता है ग्रुप में, सो दैट दूसरे भी उससे सीख सकें। जो भी नया बिहेवियर में अगर कुछ सक्सेस मिली है तो वो ऑब्वियसली एक रीइंफोर्समेंट का काम करता है, एक रिवार्ड का काम करता है। सपोज आपको कोई हैबिट छोड़नी है, यू आर एडिक्टेड टू आइसक्रीम सपोज, अगर आपने वो एडिक्शन छोड़ दिया आइसक्रीम की तो ऑब्वियसली ये आपके लिए खुद रिवार्ड की बात है कि आपने छोड़ दी, है ना। जो चीज़ बुरी होती है अगर वो छूट जाए वो भी एक रिवार्ड का ही काम करती है, गिफ्ट का काम करती है। इसीलिए ये लोग बोल रहे हैं कि बिहेवियर अगर अचीव कर लेता है इंसान तो वो एक रीइंफोर्समेंट का काम करता है और दूसरों को भी ये सपोर्ट देने की बात है कि दूसरे भी उससे मोटिवेट होते हैं। अच्छा, लर्निंग बिहेवियर जिसे कहते हैं कि देखते हैं कि अरे अच्छा उसने कर लिया, मैं भी कर सकता हूँ या मैं भी कर सकती हूँ करके, और उसको फॉलो करने लगते हैं एंड देन दे ऑल्सो अचीव दिस थिंग। तो ग्रुप में फ़ायदा ये होता है कि एक दूसरे को देखकर भी सीखते हैं। हमें ये एक ध्यान रखना होगा कैसे हमें इसको आगे बढ़ाना है और हेल्प करनी होगी कि इस ग्रुप को टर्मिनेट होने से पहले हम चेंजेस ला सके हर एक इंडिविजुअल में। जो लास्ट स्टेज होती है उसको टर्मिनेशन कहते हैं। टर्मिनेशन भी बहुत बड़ा एक चीज़ है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर ये ढंग से टर्मिनेशन नहीं हुआ तो ये ग्रुप काउंसलिंग को सक्सेसफुल नहीं मान सकते हम इसको। कैसे टर्मिनेट होना है ये या तो काउंसलर डिसाइड करता है या फिर काउंसलर एंड ग्रुप मेंबर्स इकट्ठे मिलकर डिसाइड करते हैं कि अब ग्रुप को टर्मिनेट करने का टाइम आ गया है। इसमें भी बहुत प्रॉपर प्लानिंग और स्किल चाहिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। और जब भी हम शुरुआत करते हैं ना ग्रुप की, तो मेन आइडिया यही होना चाहिए कि हम शुरू से ही ये बोलते आए उनको कि ये एक टेम्परेरी ग्रुप है और हमने ये ग्रुप इसलिए बनाया है क्योंकि हम कुछ अचीव करना चाहते हैं, और अगर हम अचीव कर लेते हैं तो ये ग्रुप टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये बार बार मेंबर्स को रिकॉल कराने से ये होता है कि टर्मिनेशन थोड़ा ईजी हो जाता है। जो ग्रुप गोल हैं और या फिर इंडिविजुअल मेंबर्स के जो गोल हैं, जब वो अचीव हो जाते हैं और न्यू बिहेवियर वो सीख जाते हैं, जो एवरीडे लाइफ में वो अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, तो अब हमारा टाइम आ जाता है कि अब हम ग्रुप को टर्मिनेट कर दें। ग्रुप मेंबर्स जो होते हैं कभी कभी रेसिस्ट भी करते हैं कि नहीं, हमें ग्रुप बंद नहीं करना, हमें टर्मिनेट नहीं करना, हम ग्रुप को कंटिन्यू करना चाहते हैं इंडेफिनेटली इस काउंसलिंग ग्रुप को। और क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि ग्रुप में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप हो गई होती है, कम्युनिकेशन ओपन हो गया होता है, एक दूसरे का सपोर्ट मिल रहा होता है, एक दूसरे पे ट्रस्ट बन गया होता है, एंड ये बहुत ही एक
ऐसे मुश्किल टाइम हो जाता है अगर हम ऐसे रिश्तों को ख़त्म करना शुरू कर दें, तो इसीलिए ये थोड़ा मुश्किल चीज़ है। सो जैसे मैंने बताया पहले से ही, शुरू से ही जब ग्रुप बनता है तभी से ही बताना ज़रूरी है कि ये टेम्परेरी ग्रुप है और किस तरह से हम ख़त्म कर देंगे एक दिन ऐसे करके। और टाइम लिमिट भी हम सेट कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, कि हमें 3 महीने के अंदर ये ग्रुप ख़त्म हो जाएगा ऐसे करके। और ग्रुप मेंबर्स को टाइम टू टाइम रिमाइंड कराना भी ज़रूरी होता है कि ये एक पर्टिकुलर टाइम पे हम ख़त्म कर देंगे। कुछ लेस फेवरेबल सर्कमस्टांसेस ऐसी भी होती हैं जहाँ पे जो ग्रुप जब टर्मिनेट होता है वो करना पड़ता है, एक्चुअली ग्रुप को टर्मिनेट करना पड़ता है, क्योंकि जब हमें लगता है कि ग्रुप के बनने से ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं, ये नॉन प्रोडक्टिव ग्रुप बन गया है और इससे कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही या प्रोग्रेस बहुत स्लो हो रही है और ये ऐसे तो अनलिमिटेड चलता ही रहेगा, तो अगर ऐसा होता है तो ग्रुप को हमें टर्मिनेट करना भी ज़रूरी हो जाता है। नाउ जब पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन आता है, यानी कि वो टाइम जब हमें पूरा का पूरा ये देखना है कि ग्रुप के बारे में रिव्यू करना है, हमें एक समरी डालनी है। काउंसलर और ग्रुप क्लाइंट मिलके है ना एक समरी डालते हैं कि पूरा ग्रुप कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, कौन कौन ने ज्वाइन किया, हमने क्या क्या एक्टिविटीज़ की एंड एट लास्ट व्हाट वी अचीव्ड। ये सारी चीज़ें टर्मिनेशन के दिन होती है, लास्ट सेशन जो होता है उस दिन। और जितने भी जो ग्रुप्स होते हैं उनको टाइम, कभी कभी कुछ ग्रुप्स को बहुत टाइम चाहिए होता है, क्योंकि मेंबर जो होते हैं उनको वो टर्मिनेशन को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है ना। कई चीज़ें हमें धीरे धीरे ही हम एक्सेप्ट कर पाते हैं, एकदम से नहीं एक्सेप्ट कर पाते। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिन ग्रुप्स में बहुत मुश्किल होती है कि एकदम से ख़त्म कर देना, तो दे टेक टाइम एंड दे मे टेक अनदर सेशन फॉर दैट। तो क्योंकि स्ट्रॉन्ग टाइज बन जाती हैं लोगों के बीच में, है ना। तो और फिर ग्रुप के अंदर बंद करना, ख़त्म करना, टर्मिनेशन का टाइम आ जाना, ऐसे वर्ड सुनते ही साथ उनको प्रॉब्लम होने लगती है। तो इस तरह का जो प्रेशर होता है ना कि नहीं बंद मत करो, बंद मत करो, इसको आपको रेजिस्ट करना होगा। काउंसलर को सीखना होता है कि ये कैसे हम इस चीज़ को रेजिस्ट करें, क्योंकि वो लोग तो प्रेशर करेंगे क्लाइंट्स की भाई मत करो मत करो, बट हाउ वुड यू स्टॉप दैट, हाउ वुड यू टर्मिनेट द ग्रुप, वो आपके टैलेंट और स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, विच वन मस्ट लर्न। तो ये बहुत फिर्मली आपको करना है, जेंटली भी होना चाहिए, नहीं कि आप स्ट्रिक्ट हो गए उस चीज़ को लेकर, आप बड़े प्यार से करेंगे लेकिन स्ट्रॉन्ग हेडेड होंगे कि करना है, ख़त्म करना है ग्रुप को, और फिर टर्मिनेशन हम आसानी से कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट इंडिविजुअल काउंसलिंग एंड ग्रुप काउंसलिंग विच आई एक्सप्लेन टुडे इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आते होंगे और समझ भी आते होंगे, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, और लाइक और कमेंट्स भी करते रहें। सो बस इसी पर्पज़ से मैं ये वीडियोस बनाती हूँ कि सबकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हो सके तो अपने स्टडी सेंटर में शेयर करें, अपने काउंसलर से जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट होते हैं उनसे शेयर करें मेरे चैनल को, सो दैट उनको भी इजी हो जाए बच्चों को समझाना, क्योंकि कभी कभी क्लासेस नहीं लग पाती, कभी कुछ। अगर वो ये वीडियोज़ और मेरे चैनल को बच्चों को दिखाएंगे और बच्चे सीखने लगेंगे उससे, तो उनका भी हेडेक आधे से ज़्यादा कम हो जाएगा, नहीं। तो इसी इंटेंशन और पर्पज़ से मैंने ये वीडियोज़ बनाने शुरू किए कि सबकी हेल्प हो सके। So please share in your study center and all wherever it is possible to share. Take care of yourself. Thanks for watching. Bye bye.